जालोर के सांचौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आमरण अनशन पर बैठे हैं पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई। अलग अलग लंबित मांगों को लेकर के अनशन किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। सुखराम बिश्नोई की तरफ से फसल बीमा योजना के तहत 2023 का बीमा नहीं मिलने की बात भी कही गई है। वहीं सांचौर में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई किसानों से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सरकार से मांग करते हुए बिश्नोई ने कहा है कि किसानों के हक की अनदेखी ना की जाए और किसानों की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। पूर्व में दिए गए ज्ञापन और अल्टीमेटम के बावजूद उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस वजह से उन्हें अनशन पर बैठना पड़ रहा है। पॉलिसी जो किसानों कर रखी है उसका सही क्लेम नहीं मिला, उसको मांग को लेकर के है। उनका जो काम करने का तरीका वो तरीका गलत है। कॉलेज है उनका काम भी थोड़ा उनकी मांग की साथ में डाल रखी है। कुल मिलाकर के लाइट का जो बिल है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिल अचानक सभी दिए जा रहे हैं, उसको किस तरह नहीं करे, लोग 50,000 दे नहीं पा रहे। कुल 13-14 मांगों को लेकर बैठे हैं। आज वार्ता होगी और जब तक ये मांगे पूरी नहीं तब तक मैं भूगताल पर बैठा। मेरे साथी हिंदू सिंह जी भुगतान बैठे, भूगताल पर प्रोग्राम बैठे, 2 मेरे साथी और बैठे, 3 नमूक कुल अनशन पर बैठे हैं। जालोर के सांचौर से बड़ी जानकारी है, जहां पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई अब किसानों की समस्याओं को लेकर के आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा, उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं कि पहले भी उनकी तरफ से ज्ञापन दिए गए, अल्टीमेटम दिया गया था, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। तो चलिए संभल की बात करेंगे, जहां पर संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी से हो रहा है। तब और अभी तक मस्जिद के पीछे के हिस्से पर व्हाइट वॉश हो गया है, बॉर्डर्स पर सुनहरे रंग से पेंट किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रंगाई पुताई और लाइटनिंग के लिए 7 दिन का समय दिया गया था, इसमें सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संभल की जामा मस्जिद में तेजी से पुताई जारी। जामा मस्जिद की पुताई में सिर्फ 2 दिन शेष। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेज हो चुका है। चूंकि कल मस्जिद की पुताई का आखिरी दिन है, इसलिए पेंट कर रहे कारीगरों ने अपने काम में तेजी ला दी है। जामा मस्जिद में जैसे जैसे पुताई का काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे मस्जिद का रंग निखर कर सामने आ रहा है। संभल में एक बार फिर जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर 6ठे दिन यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो रंगाई पुताई के लिए पेंटर आए हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं और ये पुताई 7 दिन में होनी है और इसको लेकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 7 दिन में इस पुताई को, रंगाई को यहाँ पर कर दिया जाना है। और इसको लेकर आज 6ठा दिन है और कल 7वां दिन है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या रंगाई पुताई इन 2 दिनों में पूरी हो पाएगी। सामने आई तस्वीरों में जामा मस्जिद की पुताई का काम परंपरागत रंगों से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सुनहरी कलर आपको दिखाई दे रहा है और हरा रंग जो है उसको लेकर भी यहाँ पर खासा सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जो हरे रंग की गुंबद दिख रही है, अगर वहाँ पर हरा रंग लगाया गया तो वो भगवा भी लगवाना चाहेंगे और इसको लेकर उन्होंने दलील दी थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी तक सफ़ेदी का ही रंग किया जा रहा है, सफ़ेदी के लिए ही ठेकेदार को कहा है। जबकि सदर जो जफ़र अली है उनका ये कहना था कि हरा रंग और सुनहरी रंग भी इसमें लगाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद में पुताई का काम सिर्फ मंगलवार तक होना है। ऐसे में अगर समय रहते पुताई का काम पूरा नहीं हुआ तब हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय के लिए जामा मस्जिद की तरफ से अपील की जाएगी। इसके साथ ही जामा मस्जिद के सदर जफर अली के मुताबिक मस्जिद की पुताई में जो परंपरागत रंग पहले से चला आ रहा है वही रंग लगाया जाएगा। हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा करा लें। और अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर तय समय में पूरा नहीं होता तो हम अर्जी लगाएंगे, निवेदन करेंगे हाई कोर्ट से। फिलहाल तो जहाँ जैसा रंग है वैसा ही होगा, जहाँ हरा है वहाँ हरा होगा, जहाँ सफ़ेद है वहाँ सफ़ेद होगा।
और जहाँ हल्का सुनहरी है वहाँ हल्का सुनहरी होगा, जो परंपरागत है, जो सैकड़ों सालों से होता चला आया है। इसके अलावा हम और किसी रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उधर जामा मस्जिद में पुताई का काम हो रहा है तो इधर लाइटें लगनी भी शुरू हो गई हैं। संभल की जामा मस्जिद में लाइट्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। देर रात कई हिस्सों में यहाँ पर इस तरह से स्टैंड वाली लाइट लगाई गई है जो दिल्ली से मंगाई गई है। एक दिन पहले दिल्ली से इन लाइटों को लाया गया था और जिस तरह से एक दिन पहले ही संभल में जामा मस्जिद में जो रंगाई पुताई है उसका काम भी शुरू किया गया था और उसी की तरह से लाइट भी लगानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 7 दिन का समय यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद एक दिन पहले रंगाई पुताई हुई थी और देर रात से लाइट्स लगनी शुरू हो गई हैं। संभल में जामा मस्जिद की पुताई का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की देखरेख में किया जा रहा है, ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्से को कोई नुकसान न हो। तो वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर घमासान छिड़ा हुआ है और बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर प्रदर्शन के बावजूद औरंगजेब की कब्र यहां से नहीं हटाई गई तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर इस कब्र को उखाड़ फेंका जाएगा। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर घमासान। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बजरंग दल का महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम। महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। बजरंग दल की चेतावनी के बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेतावनी ये जारी की गई है कि अगर विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बावजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो ये विरोध की लहर कार सेवा में तब्दील हो जाएगी और जो बाबरी के साथ हुआ वही औरंगजेब की कब्र के साथ होगा। इसी अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। औरंगजेब के पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास गलत तरीके से बताया जा रहा था। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको संविधान ने अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया है, लेकिन ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गलत इस्तेमाल करके आज परकीय आक्रमक औरंगजेब के बारे में जो उदात्तीकरण चालू है, ये भारतीय कायदा, सुव्यवस्था और संविधान का अभिमान है। औरंगजेब की कब्र से उठी विद्रोह और विरोध की ये चिंगारी सियासी गलियारों में तूफान की वजह बन रही है। बजरंग दल कार सेवा करके उसको हटाएगा, इस प्रकार का बयान जो बजरंग दल ने दिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सा बयान है। पहले ही महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और उसमें इस प्रकार के बजरंग दल के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिती महाराष्ट्र में और बिगड़ सकती है। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत, सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एक सारखा आहे। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे इनको हिंदुत्व के विषय पर और संजय सिरसाट ने जो बताया औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की बात किया, उसके ऊपर बोलने का हक अंबादास दानवे को नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर बैठे हैं जिन लोगों ने इस धरोहर, देश के हिंदू संस्कृति के धरोहर में चलने वाले सभी संतों और नेताओं का
अवमान करने का काम बारंबार किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने औरंगजेब को लेकर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही नीच आदमी था। औरंगजेब की जो कब्र है तो उसको हटाने की मांग हो रही है। इतने सालों में तो मांग नहीं हुई थी, लेकिन अभी अभी छावा फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोग छावा फिल्म में बहुत बड़ा 700-800 करोड़ का धंधा भी किया है और पूरे देश भर में ये लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी क्या करना है, माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। ये इन लोगों को कोई काम नहीं है, क्योंकि जनता रोजगार की बात ना करे, किसान अपनी आमदनी की बात ना करे, इसलिए इस तरीके के बयानबाजी रोज करते। इतिहास है, आप इतिहास को बदल नहीं सकते। कोई इनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। ये ऐसे जो बेकार के लोग जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनके बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर छड़ा ये संग्राम यही नहीं था। बीजेपी नेता टी राजा और कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी रिएक्शन आया है। अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं है, किसी से मत डरिए। आप ये मत सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर अगर मैं बुलडोजर चढ़ाऊंगा तो कानून क्या बोलेगा। कानून की किताब के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखा है ना, उस कानून को कईयों बार बदला गया, कईयों सरकारों ने कईयों बार बदला गया, संशोधन किया गया। आप कानून के बारे में मत सोचिए, कानून में फेरबदल भी होता है, थोड़ा बहुत कानून में फेरबदल भी होता है। और मैं समझता हूं औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता, और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हमने कभी सनातन के और भारत की संस्कृति और सभ्यता से समझौता नहीं किया। तो किसी भी कब्र को तोड़ना ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और अगर ये काम तो बांग्लादेश वाले करते हैं, ये काम तो तालिबान करता है, सनातन ये नहीं करता। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की तारीफ के साथ इस कहानी की शुरुआत हुई थी। तब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े थे, लेकिन अब ये मामला औरंगजेब की कब्र और कारसेवा तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान अभी और चलने वाला है। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर, जहां पर बिजली की बकाया बिल राशि को लेकर दो विभागों में आपस में ठन गई है। बिल जमा करवाने को लेकर दो विभाग आपस में आमने सामने हो गए हैं। बिजली निगम ने नगर परिषद के कनेक्शन काट दिए हैं। 21 लाख देने पर ये जुड़े हैं। नगर परिषद मनमर्जी से बिल राशि भेजने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विद्युत निगम से जुड़ी टैक्स देने की मांग भी की जा रही है। वहीं बिजली विभाग 29 कनेक्शनों के करीब 29 करोड़ रुपए बकाया होने की बात कर रहा है, तो वहीं नगर परिषद को 34 नोटिस देने के बावजूद उसके कानों पर जूं तक नहीं रंगी है। इस तरह की बातें भी कही जा रही है। तो वहीं बड़ी जानकारी है, दो विभाग आमने सामने हैं। बिजली निगम ने नगर परिषद के कनेक्शन काट दिए और 21 लाख रुपए जब दिए तब जाके ये कनेक्शन जोड़े गए हैं। तो वहीं पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकियों पर अज्ञात हमले हो रहे हैं। 2 दिन पहले एक हमले में मुंबई हमलों के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के खासम खास अबू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसने हिंदुस्तान में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था और पीओके में चल रहे लॉन्चिंग पैड को संभाल रहा था। ये रिपोर्ट देखिए।
अनजान हमलावर का सीक्रेट ऑपरेशन, एक और दुश्मन पाकिस्तान में ढेर, हाफिज सईद का खासम खास खल्ला, चुन चुनकर हो रहा आतंकियों का हिसाब, सरहद पार बैठकर भारत में दहशत फैलाने की साजिश रचने वाला एक और दरिंदा जहन्नुम पहुंच गया है। अनजान हमलावरों ने भारत के एक और दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस बार नंबर था हाफिज सईद के खासम खास लश्कर के आतंकी अबू कताल उर्फ कताल सिंधी का। जगह थी पाकिस्तान का झेलम। वक्त था शनिवार रात करीब 8 बजे, जब हमलावरों ने अबू कताल के काफिले पर करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की। इसमें अबू कताल के साथ साथ एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया, जबकि एक गंभीर घायल है। अबू कताल का मारा जाना आतंक की फैक्ट्री पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, क्योंकि ये वही अबू कताल है जो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहा था। ये वही अबू कताल है जिसकी नापाक साजिश ने पिछले साल रियासी में बेगुनाह तीर्थयात्रियों की जान ली थी। जून 2024 में आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। 2023 की शुरुआत में ही राजौरी के ढांगरी में 7 लोगों की टारगेट किलिंग की प्लानिंग भी अबू कताल ने रची थी। अप्रैल 2023 के पुंछ हमले और मई 2023 में 5 जवानों की शहादत के लिए भी यही आतंकी जिम्मेदार था। कताल के खूनी कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी इसलिए भी है क्योंकि उसके पीछे भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का हाथ था। इसलिए कताल के कत्ल से सीधे सीधे हाफिज सईद के साथ साथ पीओके और जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूटी है। अबू कताल का असली नाम जिया उर रहमान था और आतंक की दुनिया में इसे नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के नाम से जानते थे। कताल पाकिस्तान में सिंध के गोद जान मोहम्मद का बाशिंदा था, लेकिन आतंक का नेटवर्क पुंछ से लेकर राजौरी तक फैला हुआ था। आतंकी कताल ने न जाने कितने मासूमों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेला था।